Hello friends, through this PowerPoint presentation I will give you the concept of prostaglandins, leukotrienes and thromboxanes. Basically here I am covering the B Pharmacy 5th semester pharmacology second syllabus of unit 3rd. This topic is given in unit 3rd. And we will discuss the general information or the interesting facts of prostaglandin. How does these combinedly all prostaglandin, leukotrienes and thromboxanes combinedly we call them eicosanoids. Eicosanoids we call them because they all are made up of 20 carbon compounds and they are derivative of prostanoic acid. तो प्रोस्टेनोइक एसिड के डेरिवेटिव हैं ये सारे, और जो कि प्रोस्टेनोइक एसिड 20 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, 5 मेंबर्ड रिंग होती है और 2 साइड चेन्स होती हैं। उनका एक सिंगल ऑरिजिन होने की वजह से और 20 कार्बन होने की वजह से इनको हम इकोसानाइड्स बोलते हैं। तो बेसिकली वी विल स्टार्ट from the basic information. So right here I am Anand Srivastava, Assistant Professor of Hygiene Institute in the Department of Pharmacology. Starting from the general information. Like general information, as I have already discussed in the initial slide, derivative of prostanoic acid and 5-membered ring and 20 carbon atom including 2 side chain. Basically, what is prostanoic acid? Prostanoic acid is polyunsaturated essential fatty acid that are released from cell membrane phospholipid. तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है. इन वाई प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन्स. बेसिकली हम यहाँ पे जो मेन फोकस है हमारा, क्योंकि हमको इकोसानाइड्स कवर करना है, हमारे सिलेबस में गिवन है कि आप प्रोस्टाग्लैंडिन को पढ़िए, थ्रोम्बोक्सिन को पढ़िए और ल्यूकोट्राइन्स को पढ़िए. तो मेन जो थ्रोम्बोक्सिन की स्टडी है वो हम प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ ही थ्रोम्बोक्सिन को पैरेलली पढ़ते रहेंगे. ल्यूकोट्राइन को हम थोड़ा सा सेपरेट पढ़ेंगे. तो थ्रोम्बोक्सिन ऐसा आपको सेपरेट कहीं पे मिलने वाला नहीं है, जो भी है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ कंपैरेटिवली वर्क है. और ल्यूकोट्राइन को हम एक दो स्लाइड में कवर करेंगे, और ल्यूकोट्राइन को भी हम बेसिकली कई बार साथ में लेके चलेंगे. तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का नाम बेसिकली, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स आया क्यों, ये कहाँ से आया? तो प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली ये जो नाम आया है प्रोस्टेट से आया, प्रोस्टेट ग्लैंड. एंड इन 1930 ह्यूमन सीमेन वाज फाउंड टू कॉन्ट्रैक्ट आइसोलेटेड यूटेराइन. ह्यूमन सीमेन के अंदर ये कैटेगरी देखी गई, ये उसकी क्वालिटी देखी गई कि इट हैज कैपेबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट यूटेराइन यूटरस, एंड द एक्टिव प्रिंसिपल वाज टर्म्ड एज प्रोस्टाग्लैंडिन. उसको बाद में जब देखा गया कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसकी वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा गया, तो उसको उस एक्टिव प्रिंसिपल को जो सीमेन में था बोला गया कि प्रोस्टाग्लैंडिन है. चूंकि प्रोस्टाग्लैंडिन उसे इसलिए बोला गया क्योंकि इट वाज डेराइव्ड ऑफ फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल, राइट, इसीलिए इसको प्रोस्टाग्लैंडिन बोला गया. तो ये एक जनरल एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको आप मेमोराइज करके रखेंगे. तो अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री, बायोसिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन की. तो बेसिकली इसकी बायोसिंथेसिस कैसी होती है, डिग्रेडेशन कैसे होता है और इसकी केमिस्ट्री क्या है. तो केमिस्ट्री के बारे में ऑलरेडी हम इस पार्ट को भी कवर कर चुके हैं. प्रोस्टेनोइक एसिड से डेरिवेटिव होता है, 5 मेंबर्ड रिंग, 20 कार्बन एटम होते हैं, 2 साइड चेन होते हैं. अब जैसे अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन कई की बात करें, PGE1, PGE2, PGF2 अल्फा, तो ये बेसिकली हम जो सबस्क्रिप्ट में 1 2 3 ऐड कर रहे हैं, जैसे थ्रोम्बोक्सिन A2, तो यहाँ पे 2 का क्या मीनिंग है, या हम किस तरीके से PGE क्यों लगाए, PGF2 अल्फा में हमने F क्यों लगाया. तो बेसिकली सब तो है PG मीन्स प्रोस्टाग्लैंडिन, लेकिन उसके साथ आप एडिशनल कई बार E लगा रहे हो, कई बार I लगा रहे हो, कई बार F लगा रहे हो, कई बार E2 लगा रहे हो, कई बार A2 लगा रहे हो. तो ये 2 का, E का, F का, ओवरऑल इसका मायने क्या है. तो देखिए मेंबर्स में जो सुपरस्क्रिप्ट होता है 1 2 3 इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन द साइड चेन. जैसे PGE2 अगर मैं बोलता हूं तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो होंगे वो 2 होंगे, राइट. तो इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड. अगर मैं 3 बोलता हूं, लाइक अगर मैं बोलता हूं LTB4,
तो B4 का मतलब है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इसमें कितने हैं, 4 है। तो बेसिकली जो सुपरस्क्रिप्ट होता है, सबस्क्रिप्ट नॉट सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट जो होगा वो 1 2 3 इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन द साइड चेन। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर इसका जब देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तो आपको साइड चेन का एक जब डायग्राम देखेंगे तो बेसिकली इस चीज पे आप ज्यादा अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। ल्यूकोट्राइन्स तो जहां पे हमारे डबल बॉन्ड लगते हैं वहां पे लगता है, और ल्यूको मीन्स, ल्यूको नाम इसलिए आया क्योंकि ये डिराइव थे ल्यूकोसाइड से, और इसमें 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, इसलिए ट्राइन्स बोलते हैं। ट्राइन्स, इंस मीन्स डबल बॉन्ड, ट्राई मतलब 3, ल्यूको मतलब ल्यूकोसाइड, ल्यूकोसाइड से 3 डबल बॉन्ड वाले, ठीक, 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, तो ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये सिंपल सा फैक्ट। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। देखिए बायोसिंथेसिस, ऑलरेडी हम जो डिस्कस कर चुके हैं इस पार्ट में, हम 20 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, 5 मेंबर्ड रिंग, 20 कार्बन प्रोस्टेनोइक एसिड की हम बात कर रहे थे, तो बेसिकली हम इस स्ट्रक्चर में आते हैं। देखिए तो बेसिकली यहाँ पे जब हम देखते हैं, दिस इज मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड, एंड मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड under the influence of an enzyme called phospholipase E2. This phospholipase E2, or sometimes some author says phospholipase A, this phospholipase E2 when stimulated by the chemical and mechanical stimuli, this forms the arachidonic acid from membrane phospholipid. So this is the basic structure, this is the basis starting mechanism. What happened? Chemical and mechanical stimuli after activation activates the phospholipase A2 that present on the cellular membrane, and in the cellular membrane this phospholipase A2 converts membrane phospholipid into arachidonic acid. Membrane phospholipid into arachidonic acid. Now this arachidonic acid, under the influence of various enzymes, there can be cyclooxygenase, there can be lipooxygenase, there can be thromboxane synthase, there can be prostacyclin synthase. So these enzymes are responsible for formation of various isoforms of eicosanoids. So basically cyclooxygenase, this cyclooxygenase converts, forms cyclic endoperoxide PgG2 and PgH2, and this is not a very stable compound, so it converts into its isomerases form like PgE2, PgD2 and PgF2 alpha, and this cyclooxygenase formed cyclic endoperoxide under the presence of thromboxane synthase. अब हमने देखिए यहाँ पे थ्रोम्बोक्सेन को भी कवर किया। Thromboxane synthase forms thromboxane A2 that eventually converted into thromboxane B2. And now this PgG2 and H2 cyclic endoperoxide prostacyclin synthase enzyme converts into PgI2. Means अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोस्टासाइक्लिन का एग्जाम्पल बताइए, तो बेसिकली आपका प्रोस्टासाइक्लिन का एग्जाम्पल है PgI2। थ्रोम्बोक्सेन सिंथेज किसको बना रहा है? थ्रोम्बोक्सेन को। अब हम लाइपोऑक्सीजनेज को देखते हैं, तो लाइपोऑक्सीजनेज इज एन एंजाइम दैट फॉर्म 12 हाइड्रोक्सी पेरोक्सी इकोस्टैटिनोइक एसिड, या आप इसको कह सकते हो हाइड्रोक्सी पेरोक्सी अराइकिडोनिक एसिड। तो इस तरीके से 12 है इसका, ये जो इस तरीके से आप इसका थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो आपको लाइपोऑक्सीजनेज ये फॉर्म करेगा, और 5 HPET जो होंगे उससे आपका ल्यूकोट्राइन A4 दैट कन्वर्ट इनटू ल्यूकोट्राइन B4, ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4 और F4। तो इस तरीके से ये ल्यूकोट्राइन्स के सब टाइप्स हैं। इस ल्यूकोट्राइन के सब टाइप में ABCDEF तक है, और ये बेसिकली इसमें भी यहाँ पे अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात करें तो प्रोस्टासाइक्लिन का अपना अलग, प्रोस्टाग्लैंडिन का डिटेल हम पढ़ेंगे, थ्रोम्बोक्सेन का डिटेल पढ़ेंगे। ल्यूकोट्राइन में जो 2 सब टाइप दिया है ये कि आपका स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं एनाफाइलेक्सिस के लिए C4 और D4, और B होता है कीमोटैक्सिस के लिए। तो इसको हम डिटेल पढ़ेंगे, आपको अभी मेमोराइज करने की उतनी जरूरत नहीं। तो ये इसका एक पाथवे है जो कि आपको बायोसिंथेसिस ऑफ, अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन और थ्रोम्बोक्सेन का बायोसिंथेसिस आपको लिखना है,
तो ये एक सिंगल डायग्राम जो कि केडी त्रिपाठी से लिया हुआ है, इसमें आपको पूरा मैकेनिज्म, आपको यही डायग्राम आपको वहां पे ड्रॉ करना है बेसिकली, राइट। तो जो हम प्रोस्टेनोइक एसिड की बात कर रहे हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ एराचिडोनिक एसिड, राइट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। सेम वही बात कही गई यहाँ पे, in the body prostaglandin, thromboxane, leukotriene all are derived from eicosanoid referring 20 carbon atom tritetrapentanoic acid, therefore they collectively called eicosanoid। कोई डाउट नहीं है इसमें। eicosanoids are most universally distributed autocard in the body। हाँ, जैसे कि हम ऑटोकार्ड्स में हिस्टामिन को पढ़ चुके हैं, सीरोटोनिन को पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे बेसिकली ये कह रहा है कि जो eicosanoids होंगे वो यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑटोकार्ड होंगे इन द बॉडी। द साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे जनरेट eicosanoids विद अ रिंग स्ट्रक्चर, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिन आ रहा है, वाइल लाइपोऑक्सीजनेज प्रोड्यूसेस ओपन चेन कंपाउंड। तो इसमें सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि ये जो है ये ओपन चेन कंपाउंड स्ट्रक्चर है, जबकि ये रिंग स्ट्रक्चर है बेसिकली। तो इसलिए बोला गया कि साइक्लोऑक्सीजनेज और साइक्लोऑक्सीजनेज और थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेज, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, while lipoxygenase produces open chain compound leukotriene। All tissue have COX, can form cyclic endoperoxide PgG2 and H2 which are unstable compound PgE2 and F2 alpha। हाँ, अब बेसिकली हम नाम को थोड़ा सेग्रीगेट करने जा रहे हैं कि PgE2 कब बोला हमने, PgF2 कब बोला। तो बेसिकली ये बात है कि PgE2 and PgF2 alpha are the primary prostaglandins name based on the separation procedure। जब हम इनको ईथर और फॉस्फेट बफर में सेपरेट करते हैं तो ईथर के साथ पार्सेंट अलग होता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2, वो ईथर की वजह से यहाँ E बोला गया है, राइट। और ये फॉस्फेट के साथ अलग होता है, इसलिए यहाँ PgF बोला गया है, इसको PgF2 अल्फा फॉस्फेट बफर, राइट। तो ये इसके पार्टीशंड के ऊपर है कि ईथर और फॉस्फेट बफर में पार्टीशंड ये किस तरीके से है, तो वहां से कंसेप्ट लिया गया है PgE2, PgE और PgF का। अब बात आती है कि 2 क्या है, तो 2 तो सबस्क्रिप्ट में अगर हमारा ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को साइड चेन में डिनोट कर रहा है। अल्फा क्या है, तो अल्फा इन PgF2 अल्फा रेफर्स टू ओरिएंटेशन ऑफ OH ग्रुप इन ऑन द रिंग। OH ग्रुप का ओरिएंटेशन क्या है वो, तो ये इतना हमको डिटेल इसमें फार्माकोलॉजी में आपको नहीं जाना, लेकिन जस्ट एक इंटरेस्ट के लिए आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो एक ये हो गया आपका फैक्ट। Platelets primarily synthesize thromboxane A2 which is chemically unstable, spontaneously changes into B2। प्लेटलेट के अंदर आपका थ्रोम्बोक्सिन A2 बन रहा है एंड थ्रोम्बोक्सिन B2 में वो कन्वर्ट हो रहा है, जबकि एंडोथीलियम मेनली जनरेट क्या करता है, प्रोस्टासाइक्लिन I2 which is also chemically unstable and rapidly converts into 6 keto prostaglandin F1 अल्फा। तो ये बेसिकली ये यहाँ पे हम ऑलरेडी इस चीज को दिखा चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 कीटो प्रोस्टाग्लैंडिन F1 अल्फा प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेस PgI2 बेसिकली एंडोथीलियम में डेराइव्ड होता है, एंडोथीलियम में इसकी सिंथेसिस होती है बेसिकली, राइट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने, तो ये पार्ट हमारा कवर हुआ। प्रोस्टाग्लैंडिन में आपको मींस थ्रोम्बोक्सिन को जब भी अगर आपको इसमें कंसेप्ट बनाना है, तो जब भी आप थ्रोम्बोक्सिन को पढ़िए तो आप प्लेटलेट्स, चूंकि प्लेटलेट से रिलेट करके पढ़िए थ्रोम्बोक्सिन को, क्योंकि प्राइमरली जो सिंथेसाइज हो रहा है ये प्लेटलेट में हो रहा है, जबकि एंडोथीलियम से जो प्राइमरली जनरेट हो रहा है वो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जनरेट हो रहा है, जो कि दिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। साइक्लोऑक्सीजनेज जो एंजाइम होते हैं उसके भी 2 आइसोफॉर्म होते हैं, COX1 COX2। दोनों में डिफरेंस यही होता है कि COX1 होता है बेसिकली ये बेजल साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम होता है, इट मींस ये हर टाइम प्रेजेंट होगा, राइट। कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम इसको बोलते हैं। COX1 एक्टिविटी इज नॉट मच चेंज वंस द सेल इज फुली ग्रोन, जबकि COX2 क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में होगा एंड इंड्यूसिबल बाय साइटोकाइंस, ग्रोथ फैक्टर एंड अदर स्टिमुलाई ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। मींस हाइपर सेंसिटिविटी हुई या कोई भी इस तरीके का रिएक्शन हुआ तो इंड्यूसिबल जो बेसिकली जो साइक्लोऑक्सीजनेज है वो COX2 है, जबकि कॉन्स्टिट्यूटिव जो कि ऑलरेडी बेसल स्टेट, रेस्ट स्टेट में भी हमेशा बॉडी में रहता है, वो आपका क्या है, COX1 है।
Splice variant of COX-1 designated at COX-3 has been found in the dog brain and this isoenzyme is inhibited by paracetamol. तो ये बेसिकली ये फैक्ट था जो कि आपको पता होना चाहिए, कई बार आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, जो कि जेनेसिस ऑफ फीवर में हेल्प करता है, राइट, COX-1। तो इसी को पैरासीटामोल से हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, COX-3 को। ये COX-1 का स्प्लाइस वेरिएंट है। स्प्लाइस वेरिएंट उसको बोलते हैं जो एमआरएनए में कुछ प्रोटीन्स की कटिंग, स्पेसिफिक प्रोटीन्स की कटिंग करके जो बनाई जाती है, उधर से कॉन्सेप्ट आता है स्प्लाइस वेरिएंट का। लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे अपीयर्स टू ऑपरेटली मेनली इन द लंग्स, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। लंग्स में हम बेसिकली लाइपोऑक्सीजनेज ल्यूकोट्राइन की बात करते हैं, क्योंकि लंग्स में ल्यूकोट्राइन बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और अस्थमेटिक कंडीशन को प्रोमिनेंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। A membrane associated transfer protein called FLAP, 5-lipoxygenase activating protein, 5-lipoxygenase activating protein ये करती क्या है कि ये अराइचिडोनिक एसिड को लॉक्स तक लेके जाती है। अगर इसको बेसिकली यहाँ से देखते हैं, अब ये अराइचिडोनिक एसिड को लॉक्स एंजाइम, दिस एंजाइम तक पहुंचाने का जो काम करता है, अराइचिडोनिक एसिड को लॉक्स तक, वो फ्लैप करता है, राइट। और फ्लैप बेसिकली क्या है, 5-lipoxygenase होता है, 5-lipoxygenase activating proteins carries arachidonic acid to 5 locks and is essential for the synthesis of leukotriene. Platelets have only 12 locks. लॉक्स के भी कई टाइप्स है, तो बेसिकली यहाँ पे प्लेटलेट की जो बात कर रहा है वो 12 लॉक्स प्लेटलेट में होता है। इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो बट सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जितनी ड्रग होंगी वो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी, तो वो इकोसानाइड की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। और इकोसानाइड में बेसिकली होगी प्रोस्टाग्लैंडिन की, ना कि लाइपोऑक्सीजनेज की, क्योंकि वो कॉक्स को केवल इनहिबिट कर रही हैं, राइट। तो ये आपको समझना होगा कि सिंथेसिस ऑफ कॉक्स प्रोडक्ट कैन बी इनहिबिटेड बाय NSAID, एस्प्रिन एसिटाइलेट कॉक्स एट द सेरीन रेसिड्यू and cause irreversible inhibition, while other NSAID are competitive and reversible in nature। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको देखना पड़ेगा आपको। एस्प्रिन रिवर्सिबली एक्ट करती है जबकि NSAID रिवर्सिबली एक्ट करती है। अदर NSAID डू नॉट इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोट्राइन, क्योंकि लाइपोऑक्सीजनेज को तो इनहिबिट कर नहीं रही है, वो साइक्लोऑक्सीजनेज को कर रही है, मे इवन इंक्रीज इन सेंस। हाँ, अब बेसिकली NSAID देने से ये भी होगा कि वो लाइपोऑक्सीजनेज ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस बढ़ा देंगे, क्योंकि सारा का सारा एराकिडोनिक एसिड अब कॉक्स तो यूटिलाइज करेगा नहीं, कॉक्स इनहिबिट हो चुका है, तो सारा के सारा लॉक्स पाथवे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो NSAID देने से ये भी होगा। इसीलिए बोलते हैं कई बार एस्प्रिन देने से, क्योंकि एस्प्रिन कॉक्स को इरिवर्सिबली इनहिबिट कर रही है, तो वो सारा का सारा लॉक्स की तरफ शिफ्ट होगा और ल्यूकोट्राइन जितना ज्यादा बनेगा, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एस्प्रिन अस्थमा को इंड्यूस करने में भी, अस्थमा के इंडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। Glucocorticoid inhibit the release of arachidonic acid from membrane lipid by stimulating production of protein called annexin which inhibit phospholipase A2। ग्लूकोकॉर्ड क्या करता है, फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करता है। फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट क्यों करता है, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक प्रोटीन बनाता है एनेक्सिन्स। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक प्रोटीन बनाएगा एनेक्सिन, जो एनेक्सिन इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी। और जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो बेसिकली आपका मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड से एराचिडोनिक एसिड बनेगा नहीं। इट मींस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपका मोर स्ट्रांगली इसको भी इसके प्रोडक्शन को भी इनहिबिट कर रहा है, इधर भी इनहिबिट कर रहा है और इधर भी इनहिबिट कर रहा है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कई बार इसीलिए हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स की भी तरह यूज करते हैं, क्योंकि ये कितने भी लोकल मीडिएटर्स हैं उनको सारे के सारे, वेदर इट इज ल्यूकोट्राइन, वेदर इट इज थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, सबको इनहिबिट करता है। कैसे, एनेक्सिन का प्रोडक्शन करवाता है जो कि फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करता है और मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड अराचिडोनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो ये यही पॉइंट यहां पे लिखा है, glucocorticoids inhibit the release of arachidonic acid from membrane lipid by stimulating production of protein called annexin which inhibit phospholipase A2 indirectly reduce production of all eicosanoid. This moreover the inhibit the induction of COX-2 by cytokine at the site of inflammation. डिग्रेडेशन की अगर बात करें तो मेटाबोलाइट आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। एक यहाँ पे इफेक्ट है कि PGI2 इज कैटाबोलाइज्ड मेनली बाय द किडनी। अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, पैथोफिजियोलॉजिकल रोल की और एक्शन की।
देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान रख के आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है एक ही प्रोस्टाग्लैंडिन अलग अलग टिश्यू पे अलग अलग नेचर अपना परफॉर्म करे। तो इसमें आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे कंसेप्चुअल मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इस चीज़ को स्लाइड में मेंशन किया है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अगर बात करें तो PGE2 और PGF2 अल्फा वैसोडाइलेशन करते हैं इन मोस्ट टिश्यू बट नॉट ऑल वैस्कुलर बेड। तो ये आप कंफ्यूजिंग हो गया, क्योंकि जब यहाँ पे बोल दिया कि ज्यादातर वैसोडाइलेशन करते हैं लेकिन सब पे नहीं करते। और अगली पॉइंट में कहता है कि PGF2 अल्फा कॉन्स्ट्रिक्ट मैनी लार्जर वेन्स, ये कुछ वेन में वैसोडाइलेशन यहाँ पे कर रहा है कुछ जगह, लेकिन दूसरी लाइन में लिख रहा है कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन भी कर रहा है। तो अगर हम देखें कि PGF2 अल्फा के स्पेसिफिक पकड़े तो F2 अल्फा मतलब कुछ जगह वैसोडाइलेशन कर रहा है, कुछ जगह कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, मतलब ओवरऑल रिजल्ट हमको प्रोमिनेंट मिलने वाला नहीं है। जबकि PGE2 की केस में हमको प्रोमिनेंट मिलने वाला है, क्योंकि ये केवल और केवल क्या कर रहा है, वैसोडाइलेशन। तो PGF2 अल्फा एंड PGE2 causes vasodilation in most but not all vascular bed. PGF2 alpha constrict many larger veins including pulmonary vein and artery. Fall in BP occurs when PGE2 is injected IV, but PGF2 alpha has little effect on BP. तो इसको आपको फोकस नहीं करना। PGI2 की बात करें, प्रोस्टासाइक्लिन, ये यूनिफॉर्मली वैसोडाइलेटरी ही होता है, ये इसके लिए फैक्ट है। मोर पोटेंट हाइपोटेंसी देन PGE2, ये इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइपोटेंसी है। तो PGI2 को लेके आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि PGI2 पोटेंट वैसोडाइलेटर होता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन काज करता है। तो PGE2 एंड F2 अल्फा स्टिमुलेट हार्ट बाय वीक डायरेक्ट एंड बट प्रोमिनेंट रिफ्लेक्स एक्शन ड्यू टू फॉल इन बीपी। वैसोडाइलेशन करेंगे, फॉल इन बीपी होगा तो हार्ट स्टिमुलेट होगा और हार्ट रेट को बढ़ाएगा, तो हार्ट रेट बढ़ता है। प्लेटलेट में अगर हम बात करें तो प्लेटलेट में थ्रोम्बोक्सिन A2 ये एग्रीगेटरी होती है, जबकि PGI2 जो एंडोथेलियम से रिलीज हो रही है वो एंटी एग्रीगेटरी होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ये एस्प्रिन के लो डोज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरीके से एस्प्रिन लो डोज में एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है, वहां के कॉन्सेप्ट से भी रिलेट होगा, अगर आप इस पॉइंट को मेमोराइज करके रखते हैं। यूट्रस में E2 F2 अल्फा यूनिफॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि ब्रोंकियल मसल में F2 अल्फा D2 और थ्रोम्बोक्सिन A2 पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं, जबकि PGE2 इस पावरफुल ब्रोंको डायलेटर होता है। तो PGE2 पावरफुल ब्रोंको डायलेटर है, माइल्ड है तो इसको आपको फोकस उतना नहीं करना है, क्योंकि ये पावरफुल ब्रोंको डायलेटर है जबकि ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो F2 अल्फा PGD2 एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 पोटेंट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर, जबकि PGE2 पावरफुल ब्रोंको डायलेटर इन द ब्रोंकियल मसल होता है। GIT में अगर बात करें तो PGE2 इंक्रीज करता है पेरिस्टालिसिस को एंड वाटर सिक्रीशन को, और डिक्रीज करता है एसिड एंड इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन को। तो बेसिकली ये GIT में इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा रहा है और स्टमक में अल्सर प्रोटेक्टिव रोल को कर रहा है PGE2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी में PGE2 एंड PGI2 डायूरेटिक इफेक्ट देते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं। PGE2 हैज बीन शोन टू हैव furosemide like inhibitory effect on Cl- reabsorption as well। तो आपसे कई बार जीपैट में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोस्टाग्लैंडिन वर्क्स लाइक ए furosemide इन द क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन। तो आपका वहां पे आंसर क्या होगा, PGE2। दे कॉजेज रीनल वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन PGE2 वहां पे भी वैसोडाइलेशन कर रहा था, यहाँ पे भी ब्रोंकोडाइलेटर है, यहाँ पे भी। तो आप इस तरीके से कुछ अपनी ट्रिक बना के इसको पढ़ सकते हैं। PGE2 एंटागोनाइजेज EDH एक्शन एंड दिस एड्स द इफेक्ट ऑफ, एड्स मतलब डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के एक्शन को एंटागोनाइज करता है PGE2, इट मींस और डायूरेटिक इफेक्ट अपना देता है। CNS में बात करेंगे तो CNS में चूंकि इसकी पेनिट्रेशन पुअर है तो इसका CNS में कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर ICV इंजेक्शन की बात करें तो PGE2 लाइक सेडेशन, रिजिडिटी, बिहेवियरल चेंजेस, मार्क्ड राइज इन बॉडी टेम्परेचर, और PGE2 को हाइपोथैलेमस में PGE2 को जेनेसिस ऑफ फीवर के लिए भी है वो रिस्पॉन्सिबल। PGI2 ऑल्सो इंड्यूसेस फीवर बट TXA2 इज नॉट पायरोजेनिक, मीन्स पायरोजेनिक प्रोस्टाग्लैंडिन अगर पूछता है तो वहां पे आंसर आपका PGE2 ही जाएगा। PGE2 का तो बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है, तो आप इसको देख ही सकते हैं यहाँ से। PGF2 अल्फा इंड्यूसेस ऑकुलर इन्फ्लामेशन एंड लोअर IOT, इंट्राऑकुलर टेंशन। जब ये IOT को कम करता है इट मीन्स हम इसको ग्लूकोमा में इसके एनालॉग को यूज कर सकते हैं। यही वजह होती है कि वाइड एंगल ग्लूकोमा में फर्स्ट लाइन ड्रग है लेटेनोप्रोस्ट, जो कि इसका PGF2 अल्फा का एनालॉग है, क्योंकि ये IOT कम करने का काम कर रहा है। IOT कम कैसे करता है, यूवियोस्क्लेरोट्रेविकुलर फ्लो को, आउटफ्लो को बढ़ा के। एंडोक्राइन सिस्टम में PGE2 क्या कर रहा है, रिलीज ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन,
ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, दिस एंड इंसुलिन एंड एड्रेनल स्टेरॉइड, राइट, रिलीज अप। तो ये क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, इनके रिलीज को बढ़ाता है। इट हैज टीएसएस लाइक इफेक्ट ऑन द थायराइड। तो बेसिकली हमने अगर ओवरऑल अगर हम कंसेप्ट बनाने चलें तो पीजीई2 आपका देखिए यहाँ पे इन्वॉल्व है, डायरेक्ट सीएनएस में इन्वॉल्व है, पीजीई2 आपका यहाँ इन्वॉल्व है, पीजीई2 यहाँ है, और बेसिकली ब्रोंकोडाइलेटर यहाँ है पीजीई2। पीजीई2 आपका तो कॉमन हो गया, फिर आप पीजीई2 की जगह आप फिर दोबारा पढ़िए पीजीएफ2 अल्फा को, और पीजीएफ2 अल्फा के बाद आप थ्रोम्बोक्सिन ए2 को, तो आपका और पीजीआई2 को। तो बेसिकली इतना जब आप करते हैं तो आपका सही कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ल्यूकोट्राइन्स की। ल्यूकोट्राइन्स बेसिकली स्ट्रेट चेन होते हैं, ओपन स्ट्रक्चर होता है, लाइप ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रेट चेन लाइपोक्सिनेज प्रोडक्ट ऑफ एराकिडोनिक एसिड आर प्रोड्यूस्ड बाय वन और मोर लिमिटेड नंबर ऑफ टिश्यू। LTB4 mainly by neutrophils and LTC4D4 the cysteinyl leukotriene mainly by macrophages। ये cysteinyl leukotriene के एग्जांपल होते हैं C4 and D4, leukotriene C4 D4, और जबकि LTB4 जो होता है न्यूट्रोफिल्स रिलीज होता है, ये मैक्रोफेजेस से, राइट, बट प्रोबेबली दे पैथोफिजियोलॉजिकली एज इंपॉर्टेंट एज प्रोस्टाग्लैंडिन। सीवीएस और ब्लड में इसका इफेक्ट देखें तो LTC4 and D4 injected IV evoke a brief rise in BP followed by more prolonged fall। और जब राइज इन बीपी तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से हो रहा, लेकिन फॉल इन बीपी क्यों हो रहा? कोरोनरी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन induces decrease in cardiac output and reduction in circulating volume due to increased capillary permeability। तो ये दोनों का रीजन है। ल्यूकोट्राइन्स आर इंपॉर्टेंट मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन, सिंपल सी बात है। दे आर प्रोड्यूस्ड along with prostaglandin locally at the site of injury, while LTC4 and D4 causes exudation of plasma, LTB4 attract the inflammatory cells which reinforce this reaction। ओवरऑल जो आपको यहाँ से कंसेप्ट लेना है वो ये है कि C4D4 आपका स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं एनाफाइलेक्सिस इन द हाइपर सेंसिटिविटी, जबकि B4 कीमोटैक्टिक होता है जो कि मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। स्मूथ मसल में अगर हम बात करें तो C4 और D4 कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्मूथ मसल को। दे आर पोटेंट ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर। पोटेंट ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर अगर बोलता है इट मीन्स उनका पैथोफिजियोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही वजह है कि हम ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट यूज करते हैं कहाँ पे, इन द केस ऑफ अस्थमा। GIT में भी कॉन्ट्रैक्शन करता है एट लो कंसंट्रेशन। दे आल्सो इंक्रीजेस म्यूकस सिक्रीशन इन द एयरवे। इट मींस एयरवेज के लिए तो काफी प्रॉब्लमेटिक ल्यूकोट्राइन होने वाला है। एफरेंट नर्व्स की अगर बात करें लाइक PGE2 एंड I2, LTB4 आल्सो सेंसिटाइज एफरेंट कैरिंग पेन impulse, contribute to pain and tenderness of inflammation। So this is all about the eicosanoids। आपको बेसिकली इस तरीके से पढ़ना है कि आप को अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आपको ये पूरा एक ये वाला जो एक इमेज है ये आपकी क्लियर होनी चाहिए, राइट, कॉन्सेप्ट। इसके बाद किस तरीके से प्रोस्टेनिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आते हैं आप तो कॉक्स के बारे में और बेसिकली जनरल इंफॉर्मेशन इसकी दी हुई है यहाँ पे। इसके बाद आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इसकी इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा डिग्रेडेशन का पॉइंट आपको डालना है, और इस तरीके से आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 का कोई ऐसा स्पेशल नहीं है, आपको थ्रोम्बोक्सिन A2 इसी तरीके से जैसे यहाँ पे थ्रोम्बोक्सिन A2 कवर किया, थ्रोम्बोक्सिन A2 यहाँ पे कवर हुआ, तो आप थ्रोम्बोक्सिन A2 को आप कई जगह इसी तरीके से आप बेसिकली लिख सकते हैं। अगर आप अलग चाहते हैं तो अलग लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कवर हो जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 आप उसकी सब हेडिंग डाल सकते हैं, और जहां जहां पे थ्रोम्बोक्सिन A2 आए आप उसको अंडरलाइन करके इंडिकेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोसानाइड्स। आई होप कि आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।